नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कहीं न कहीं रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और आने वाले एग्ज़ाम में भी यही डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 476 नंबर पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन रेडॉक्स अपक्रिया का एग्ज़ाम्पल नहीं है और रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था। तो रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ-साथ होते हैं, वही आपकी रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे उदाहरण नहीं पूछा गया है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बाद बाकी एक में इसमें भी हो रही, इसमें भी हो रही और थर्ड वाले में भी हो रही, लेकिन आपके फोर्थ वाले में इसमें नहीं हो रही है। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ-साथ होते हैं। तो ये वाली फैक्ट जो थे ये इम्पोर्टेंट इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे जैसे रिएक्शन हो जाएगी Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn और इससे बनेगा आपका Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉपर है इसका अपचयन हो रहा है और ऑक्सीकरण ये जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अर्थात ये अपक्रिया आपकी रेडॉक्स अपक्रिया यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ पे वहीं ये द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा और यह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया नहीं है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वह अपक्रिया या ये अपक्रिया जो दी गई है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का इसका ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में 2019 में ये पूछा गया था। चलिए बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के कारण या इसका मुख्य कारण वसा और तलों का क्या होता है। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण ये होता है उसका ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण होता है वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण वह रासायनिक क्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है या हाइड्रोजन त्याग करता है या ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार आपकी ये क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें या जिसके फलस्वरूप किसी आयन का धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। तो ये हो जाएगी इसकी दूसरी डेफिनेशन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये हम लोगों ने कल वाली क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया था। तो यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी क्लास हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि SnCl2 प्लस 2HgCl2 एरो Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो उपरोक्त अभिक्रिया में आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि एलपी एंड टेक्नीशियन में ये 2018 में पूछा गया था। तो इसमें जो SnCl2 है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जब दो अलग अलग यौगिक में ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगी। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर जो कि रिएक्शन के रूप में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको बताना है कि H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो यह एक अपचायक के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं कि रिएक्शन दी गई है जहाँ पे H2O2 एक अपचायक की भांति कार्य कर रहा है और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं।
तो ऑक्सीकारक और अपचायक ये भी आप यहाँ से समझ गए होंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये एक आपकी रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसमें ऑक्सीकृत पदार्थ होने वाला ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जिसका फार्मूला हो जाएगा HCl। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे क्या सही नहीं है। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की अनुवृद्धि या उसमें उसमें से ऑक्सीजन हटाने को अपचयन कहते हैं। और उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करता है और उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। अतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा आपका। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं में या अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन व अवकरण कहते हैं। तो अपचयन को हम लोग अवकरण भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए थे थ्योरी टाइप में, तो इनको भी आप अच्छे से नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इससे पहले हम लोगों ने 79 क्लासें जो कि बायोलॉजी की थी, इनको डिस्कस किए थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे आपके रेलवे के अभी तक जो भी एग्जाम हुए थे। तो बायोलॉजी को आप यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो उनकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट अलग बना दी है। तो एक या दो दो करके क्लास आप डेली इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इन वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। इसके बढ़ेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ की ऑक्सीडाइटिंग डाइजिंग एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका उपयोग हम लोग रोगाणुनाशी के रूप में पेयजल को शुद्ध करने तथा जल को उपस्थिति जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका यूज करते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे हम लोग कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना था कि एक आपको अभिक्रिया दी जाती थी ये रिएक्शन के फॉर्म में, तो उसमें आपको पूछा जाता था कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। अब आपको यहाँ से पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और हम आपको बता दें कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे यही क्वेश्चन विद ऑप्शन पूछे हुए गए। कई बच्चों से हम लोगों ने बात की थी, तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया था कि आपके यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो जिसमें गर्मी और प्रकाश पैदा होता है उसे हम लोग कहते हैं दहन। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम लोग कहते हैं दहन।
और दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा कि लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना आदि, ये आपके हो जाएंगे ऊष्माक्षेप की अभिक्रिया के। और अतः दहन वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, तो इनको भी आप अच्छे से जान लेना है कि ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो वह होती हैं आपकी ऊष्मा शोषी, और ये हो जाएंगी ऊष्माक्षेपी। जैसे आपका लकड़ी को जलाएंगे तब इसमें से ऊष्मा निकलती है, ना कि ये अवशोषित करती है। तो इसीलिए ये अभिक्रियाएं कहलाएंगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो आई थिंक आप ये भी दोनों आप समझ गए होंगे अभिक्रियाएं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन डी कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो अपचयन और ऑक्सीकरण ये इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी विद्युत धन तत्व योग हो, यानी विद्युत धनी तत्व का योग हो, अथवा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, इसे हम लोग कहते हैं अपचयन। अतः अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मीन्स वह इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई, इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है, और जब भी कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आपका इलेक्ट्रॉनिक ये चार्ज जो है माइनस का चढ़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले ही इसको डिस्कस किया था। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रेलवे के द्वारा आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती हैं जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो दिया गया है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण तथा कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ से ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला दिया गया है कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इन जो रिएक्शन दी गई है और इनमें आपके 4 कथन दिए गए हैं A, B, C, D। तो इनके अनुसार आपको बताना है कौन सा ये गलत हो जाएगा। तो ये कथन है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड ये अपचयन हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन नहीं हो रहा है। और ऑप्शन वी है यहाँ पे, सॉरी वी नहीं मतलब कथन वी है कि लेड अपचयन होता जा रहा है, तो ये भी आपका गलत है, अपचयन नहीं हो रहा। सी है कि कार्बन का अपचयन हो गया है, ये सही हो जाएगा। और लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है, ये भी सही हो जाएगा। तो ए और वी यहाँ पे ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से कि ये रिएक्शन थी जिसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और पीवी का यहाँ से देख सकते हैं ये रिडक्शन मीन्स अपचयन हो रहा है। तो दिए गए रेडॉक्स अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, और जबकि कार्बन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकता है।
तो वह तत्व आपको बताना जिसमें एक अपचायक कारक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, ये अपचायक कारक नहीं है, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह आपका अपचायक या अवकारक कहलाता है और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अपचायक के उदाहरण जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके कि जस्ता हो जाएगा, कोक हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और हाइड्रोजन, ये हो जाएंगे अपचायक के उदाहरण। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एक कैटायन है। तो कैटायन यहाँ पे बात करें हम लोग, ये हो जाएगा अमोनियम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो, तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है और इसे ही धनात्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनियम का यहाँ पे प्लस चल रहा है यानी कि NH4 पॉजिटिव, और उपरोक्त प्रश्न में अमोनियम कैटायन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अमोनियम का फार्मूला। इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो ये हो जाएगा कि यौगिक का वास्तविक आवेश यही प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक के वास्तविक आवेश को निर्धारित करती है, अर्थात जितनी परमाणु की संयोजकता होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है जैसे 2 8, 1, और ये जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे सोडियम की संयोजकता ये हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी संयोजकता सोडियम की। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ये +1 होती है और ऑक्सीकरण संख्या को ही हम लोग कहते हैं संयोजकता। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कल वाले क्लास में हम लोग इस नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा विद्युत अपघटन या वैद्युत रासायनिक। तो यहाँ से भी कई प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी संभावना है आगे एग्जाम में। तो यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है या पूछता है, हम लोग ये कल वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाले आपको बताना है चैप्टर कैसा लगा, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से ज़्यादा रहती है। तो यदि आपने पिछली क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके ये भी देख सकते हैं। तो इनकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है। तो केमिस्ट्री की हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जो भी अभी आपके वीडियो छूटे हुए हैं तो उनको आप जल्दी से कवर कर लीजिए, तभी आपको ये आगे वाला समझ में अच्छे से आएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।